Hello students, my name is Rahul Yadav and this is Sir Tutorials. So today we are going to study a chapter named as Journey to the End of the World. तो जैसा कि आप इस चैप्टर का नाम देख पा रहे होगे, इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि अर्थ की एंड में या अर्थ के एक छोर पे जाने की बात हो रही है। तो जब हम अर्थ के छोर पे जाते हैं तो कहाँ जा रहे होते हैं? पोल्स पे जा रहे होते हैं। इस चैप्टर में हम एंटार्क्टिका के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में होता क्या है कि स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, वो जाते हैं एंटार्क्टिक को एक्सप्लोर करने और किस तरह से वहाँ पर चीज़ें हैं, किस तरह से वहाँ पे सामान्य जीवन है या ग्लेशियर्स कैसे हैं या किस तरीके से वहाँ के एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो सारी चीज़ों को देखने में बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मज़े से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, the Academic Sokolsky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. इस साल की शुरुआत में मैं खुद को एक रूसी शोधपोत क्या है कि एक जो ये स्टूडेंट्स का ग्रुप जा रहा है, ये रशिया का एक रिसर्च वेसल है। यानी कि आप देखोगे कि रशिया एक कंट्री है, उनका एक रिसर्च प्रोग्राम है या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। उसके साथ वो क्या है, जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? अंटार्कटिक जा रहे हैं। अकादमिक सोकोल्स्की पर सवार पाया, जो दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे शुष्क, सबसे तेज़ हवाओं वाले महाद्वीप अंटार्कटिका की ओर ले जा रहा था। और अकादमिक सोकोल्स्की क्या है? ये एक जहाज़ है जिस पे बैठ करके वो लोग गए। कहाँ गए? अंटार्कटिक गए। My journey began 13.09 degrees north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecospheres. मेरी यात्रा भूमध्य रेखा से 13.09 डिग्री उत्तर में मद्रास में शुरू हुई। तो जो स्टूडेंट हैं या जिसने ये स्टोरी लिखी है वो कहाँ के हैं? वो इंडिया के हैं। और इसमें 9 सामान्य क्षेत्रों, 6 चौकियों, 3 जल निकायों और कम से कम उतने ही पारिस्थितिक मंडलों को पार करना शामिल था। By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. So my first emotion on facing Antarctica's expensive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound wonder. अब जब वो वहाँ पे पहुँचे हैं, पहुँचने के बाद उन्होंने कितना ट्रैवल किया? लगभग में 100 घंटे उन्होंने ट्रैवल किया। और 100 घंटे ट्रैवल करने के बाद जब वो वहाँ पे पहुँचे तो किस तरीके का उन्हें व्यू मिला? वाइट कलर का, ब्लू कलर का बहुत ज़्यादा लंबा सा जगह उन्हें या मैदान देखने में मिला और उसको देख करके वो बहुत ज़्यादा हैरान और खुश भी हुए। जब तक मैंने वास्तव में अंटार्कटिका महाद्वीप पर कदम रखा, तब तक मैं किसकी चीज़ से? कार, हवाई जहाज और जहाज से 100 घंटों से ज़्यादा की यात्रा कर चुका था। ये जो जहाज़ है, पानी के जहाज़ की बात कर रहे हैं। इसलिए अंटार्कटिका के विशाल सफ़ेद परिदृश्य और निर्बद नीले क्षितिज को देखते ही मेरी पहली भावना राहत की थी, जिसके बाद एक तत्काल और गहन आश्चर्य हुआ। तो ये देखिए, अगर आप देखेंगे, ये अर्थ है। अर्थ का जो पोल वाला हिस्सा है, ऊपरी पोल वाला जो हिस्सा है, उसको अंटार्कटिक बोलते हैं। और जब आप वहाँ जाते हैं तो कुछ इस तरीके का व्यू आता है। ये पूरा आप देखोगे, ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ऊपर भी आपको ब्लूइश दिख रहा है। और जो बर्फ़ ही बर्फ़ है, इस वजह से ये आपको किस कलर का दिखेगा? वाइट कलर का दिखेगा। तो उनके सामने जो चीज़ थी वो इतने सुंदर दृश्य था जिसको देख करके वो एकदम आश्चर्यजनक हो गए और बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ उन्हें। Wonder at its immensity, its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. आश्चर्य इसकी विशालता, इमेंसिटी, विशालता यानी कि बहुत बड़ा, आइसोलेशन, अलगाव मतलब एकदम एंड में है। ये अगर आप देखोगे तो ऊपर, एकदम ऊपर है अर्थ के, और कोई भी कॉन्टिनेंट या कोई भी कंट्री इससे जुड़ा हुआ नहीं है, इसी वजह से आइसोलेशन बोला गया है। लेकिन मुख्यतः इस बात पर कि कैसे ऐसा समय था जब भारत और एंटार्क्टिका एक ही भूभाग का हिस्सा थे। यानी कि एक टाइम था ओल्ड टाइम्स में कि इंडिया यानी कि भारत और एंटार्क्टिका आपस में जुड़े हुए थे। फिर ज्योग्राफिकल कंडीशंस हुई या ज्योग्राफिकल फिनोमिनास हुए, जिसकी वजह से जो एंटार्क्टिक था वो टूट करके ऊपर चला गया और इंडिया नीचे रह गया। तो इस चीज़ को भी सोच करके उन्हें बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। थोड़ा सा
हिस्ट्री का पार्ट इसमें दे रखा है कि कैसे एवोल्यूशन हुआ या क्या क्या चीज़ें हिस्ट्री से हमें उसके बारे में पता चलती है, तो अब उसे देखते हैं। पार्ट ऑफ हिस्ट्री। 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent, Gondwana, did indeed exist, centered roughly around the present day Antarctica. 60 करोड़ 50 लाख साल पहले एक विशाल संयुक्त दक्षिणी महाद्वीप गोंडवाना जिसको बोलते हैं, ये कितने समय पहले था? 60 करोड़ 50 लाख साल पहले एग्जिस्ट करता था, यानी कि हकीकत में था, वास्तव में अस्तित्व में था, जो लगभग वर्तमान अंटार्कटिका के आसपास केंद्रित था। Things were quite different then. Humans hadn't arrived on the global scene and the climate was much warmer, hosting a huge variety of flora and fauna. तो उस समय किस तरीके की चीज़ें थी? तब हालात बिल्कुल अलग थे, यानी कि जिस तरीके से अभी हम रहते हैं, जिस तरीके का अभी हम टेम्परेचर देखते हैं, जलवायु देखते हैं, वो सारी चीज़ें एकदम अलग थी। मानव वैश्विक परिदृश्य पर नहीं आया था, यानी का ह्यूमंस जो हैं या जो मानव है उसका एग्जिस्टेंस ज़ीरो था उस समय, और जलवायु बहुत गर्म थी। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई, कैसा था वहाँ पे जलवायु, कैसी थी? बहुत गर्म थी, जिसमें वनस्पतियों और जीवों की एक विशाल विविधता थी। फ्लोरा, वनस्पति, फौना, जीवो, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी या डिफरेंसेस थे। ये जो वर्ड लिखा आपका वैरायटी, यानी कि विविधता, यानी कि अलग अलग तरीके के मौजूद थे। For 500 million years, Gondwana thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out and the ages of the mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. 50 करोड़ वर्षों तक गोंडवाना फलता फूलता रहा। थ्राइव्ड, फलता फूलता रहा या वाकई में एग्जिस्टेंस में था, लेकिन लगभग उसी समय जब डायनासोर विलुप्त हो गए, वाइप्ड आउट, विलुप्त होना या खत्म हो जाना, और स्तनधारियों का युग शुरू हुआ। स्तनधारियों का यानी कि ह्यूमंस का भी हम कह सकते हैं, ह्यूमंस को भी हम मैमल्स में ही काउंट करते हैं। तो भूभाग को देशों में विभाजित होना पड़ा, जिसने पृथ्वी को वैसा ही आकार दिया जैसा हम आज जानते हैं। यानी कि 50 करोड़ साल पहले कुछ ऐसा हुआ, और फिर जिस तरीके से आज हमें पृथ्वी दिखती है, कुछ कह सकते हैं सेम या कुछ सिमिलर उस टाइम पे दिखना स्टार्ट हुई। टू विजिट एंटार्क्टिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, to get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading. जब अंटार्कटिका की यात्रा करना, उस इतिहास का हिस्सा बनना है, यह समझना है कि हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। यानी कि जब शुरुआत हुई उसके बारे में भी आपको पता चलता है, और किस तरफ हम अग्रसर हैं या कहाँ जा रहे हैं हम, उसका भी अगर आपको अंदाज़ा लगाना है तो अंटार्कटिका बहुत सही जगह है या एकदम परफेक्ट प्लेस है। It's to understand the significance of Coraldron folds and Precambrian granite shield, ozone and carbon, evolution and extinction. यह कॉल्डेरियन तहों और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट ढालों, ओजोन और कार्बन, विकास और विलुप्ति के महत्व को समझाने के लिए है। एवोल्यूशन का मतलब होता है विकास होना, या किसी चीज़ का किस तरीके से आगे जाके डेवलपमेंट हुआ या किस तरह से वो बढ़ा। एक्सटेंशन यानी कि विलुप्ति, यानी कि खात्मा। When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. जब आप सोचते हैं कि 10 लाख वर्षों में क्या क्या हो सकता है, तो यह बहुत ही आश्चर्यजनक हो सकता है। Pretty mind-boggling, बहुत ही आश्चर्यजनक या बहुत ही हैरान कर देने वाला। Imagine India pushing northwards, jamming against Asia to buckle its crust and form the Himalayas. South America drifting off to join North America, opening up the Drake Passage to create a cold circumpolar current, keeping Antarctica frigid, desolate and at the bottom of the world. कल्पना कीजिए, भारत उत्तर की ओर बढ़ रहा है, एशिया से टकरा रहा है ताकि उसकी पपड़ी मुड़ जाए और हिमालय बन जाए। ये जितनी भी चीज़ें दी हैं, जोग्राफिकल फिनोमेना या भूगोल में आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में कि कैसे, और ये जो फिनोमेना यहाँ पे लिखे हुए हैं उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। जितनी आसानी से यहाँ लिखा है उतना ही कम समय ऐसा नहीं है कि लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर आप देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे तो बिल्कुल आपको फील भी नहीं होगा कि कुछ ऐसा हो रहा है। तो मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं ताकि उसकी पपड़ी मुड़ जाए और हिमालय बन जाए, दक्षिण अमेरिका बहकर उत्तरी अमेरिका से मिल जाए, ड्रेक पैसेज को खोलकर एक ठंडी परिध्रुवीय धारा बना दे जिसमें अंटार्कटिका ठंडा, उजाड़ और दुनिया के सबसे निचले हिस्से में रहे। तो ये जितनी भी फिनोमिनास दिए हुए हैं, इसमें
बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो उसी के बारे में वो बोल रहे हैं कि इमेजिन करिए ये कैसा रहा होगा, या कल्पना कीजिए कि ये कैसा रहा होगा। For a sun worshipping South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored in a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic functions, but also for the imagination. मेरे जैसे सूर्य पूजक दक्षिणी भारतीय के लिए, सूर्य पूजक दक्षिणी भारतीय, उन्होंने ऐसा क्यों बोला है? उन्होंने इसलिए बोला है कि साउथ इंडिया वाला जो पार्ट है, अगर आप गए होंगे या अगर आप उसके बारे में पता करें, तो वहाँ जो सन है, मोस्ट ऑफ द टाइम सन वहाँ पे रहता है, इस वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। ऐसी जगह पर 2 हफ्ते बिताना जहाँ पृथ्वी की कुल बर्फ का 90% हिस्सा जमा है। एक और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, कितना परसेंट हिस्सा है? 90% हिस्सा है जो वहाँ पे जमा है। एक भयावह संभावना है, ना सिर्फ रक्त संचार यानी कि सर्कुलेटरी रक्त संचार जो ब्लड फ्लो करता है हमारी बॉडी में, चयापाच्य क्रियाओं मेटाबॉलिक फंक्शंस, बल्कि कल्पना के लिए भी, यानी कि इमेजिनेशन, कल्पना, सोचने के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली चीज़ है। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स। यह किसी विशाल पिंग पोंग बॉल में चलने जैसा है जहां कोई मानवीय चिन्ह नहीं है, ना पेड़, ना होल्डिंग, ना इमारतें, यानी कि किसी भी तरीके से ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है वहाँ आपको फील बिल्कुल नहीं होता। यू लूज ऑल अर्थी सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हेयर। यहाँ आप परिप्रेक्ष्य और समय की सारी सांसारिक समझ खो देते हैं। जब आपका कांटेक्ट ही नहीं है किसी ह्यूमन से, या ह्यूमंस ने जो चीज़ें डेवलप करी हैं वो वहाँ आपको देखने को नहीं मिलती हैं, तो आप पूरी तरीके से ये बात भूल भी सकते हैं कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है अगर आप एंटार्क्टिका में खड़े हैं तो। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी मिडज and myths to blue whales and icebergs as big as countries. The largest recorded was the size of Belgium. दृश्य पैमाना सूक्ष्म से लेकर विशाल तक। सूक्ष्म का क्या अर्थ है? माइक्रोस्कोपिक, यानी कि जिसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। माइटी का अर्थ है विशाल, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा। मच्छर और धुंध से लेकर नीली वेल और देशों जितने बड़े हिमखंड, हिमखंड यानी कि आइसबर्ग, आपके आइसबर्ग, और कितने बड़े आइसबर्ग हैं? सबसे बड़ा रिकॉर्ड बेल्जियम के आकार का था, इतने बड़े कि एक सिटी के बराबर हो सकते हैं। डेज गो ऑन एंड ऑन इन surreal 24-hour austral summer light and a ubiquitous silence interrupted only by the occasional avalanche or calving ice sheet consecrates the place. 24 घंटे की दक्षिणी गर्मियों की अवास्तविक रोशनी में दिन बीतते जाते हैं और एक सर्वव्यापी सन्नाटा, सर्वव्यापी यानी कि यूबिक्विटस, यानी कि जो फैला हुआ है बराबर से और जिस सन्नाटे को कोई भी तोड़ता नहीं, या ये कह सकते हैं आप कि वहाँ ह्यूमंस है ही नहीं। जब ह्यूमंस है नहीं तो किसी भी तरीके का नॉइज़ नहीं है या नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है, तो सर्वव्यापी सन्नाटा है जो हमेशा व्याप्त रहता है, जो केवल कभी कभार होने वाले हिमस्खलन या बर्फ़ की चादर से टूटने से बाधित होता है, उस जगह को पवित्र बना देता है। यानी कि बिल्कुल भी इंटरप्शन नहीं है किसका? ह्यूमंस का। It's an immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history. यह एक ऐसा विसर्जन है जो आपको पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के संदर्भ में खुद को स्थापित करने के लिए मजबूर करेगा। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इजंट गुड। और मनुष्यों के लिए यह पूर्वानुमान अच्छा नहीं है। प्रोग्नोसिस पूर्वानुमान यानी कि पहले से कुछ सोचना या पहले से किसी के बारे में कुछ बता पाना। अब ह्यूमन इम्पैक्ट यानी कि अभी क्या था, अभी पहले हमने थोड़ा सा जाना कि किस प्रोग्राम के तहत वो गया है। दूसरी चीज़ हमने जो जानी कि हिस्ट्री का कैसे इम्पैक्ट है, या हिस्ट्री में आप एंटार्क्टिका के बारे में क्या क्या जानते हैं। अब ह्यूमंस ने किस तरह इम्पैक्ट किया या मानव ने किस तरीके से अपनी छाप छोड़ी वो देखते हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर अ paltry 12,000 ईयर्स, barely a few seconds on the geological clock. मानव सभ्यताएं मात्र 12,000 वर्षों से अस्तित्व में है। कितना टाइम लिखा है? 12,000 वर्षों से अस्तित्व में है। भूवैज्ञानिक घड़ी पर बामुश्किल
कुछ सेकंड। भूवैज्ञानिक यानी कि जियोलॉजिकल क्लॉक, उसको अगर हम देखेंगे जो स्टार्टिंग से है अर्थ के बनने से लेकर के अभी तक का जो टाइम है उसको हम जियोलॉजिकल क्लॉक बोल रहे हैं, और उस पर अगर ह्यूमन का एग्जिस्टेंस देखेंगे तो क्या है, मात्र कुछ सेकंड का है। In that short amount of time, we have managed to create quite a ruckus, etching our dominance over nature with our villages, towns, cities, mega cities. उस कम समय में हमने अपने गांव, कस्बों, शहरों, महानगरों के माध्यम से प्रकृति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हुए काफी हंगामा मचाया है। डोमिनेंस, प्रभुत्व। डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि सुपीरियोरिटी, यानी कि हमने सबसे सबके ऊपर डोमिनेट किया और हमने अपने आप को सबसे ऊपर रखा है। The rapid increase of human populations has left us battling with other species for limited resources, and the unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature. मानव आबादी में तेजी से वृद्धि ने हमें सीमित संसाधनों के लिए अन्य प्रजातियों से जूझने पर मजबूर कर दिया है। अब इस लाइन को थोड़ा सा अगर हम जानने की कोशिश करें तो इसमें हमें ये समझ में आता है कि हमने सबको डोमिनेट किया है और पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ की है पास्ट के कुछ टाइम्स में कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं हो रही या पूरी नहीं पड़ रही हैं। तो उसके लिए जो और भी क्रिएचर्स हैं यानी कि जो एनिमल्स हैं हमने उनको डोमिनेट किया है और कहीं ना कहीं उनका हिस्सा भी मारा है, जिसका कारण क्या है कि वो एक्सटेंट हो रहे हैं और धीरे धीरे अर्थ से ख़त्म हो रहे हैं। अच्छा, उसका नकारात्मक पॉइंट क्या है? पहला तो क्रिएचर्स ख़त्म हो रहे हैं, दूसरा ये है कि और जीवाश्म ईंधन के अनियंत्रित दहन ने अब दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है जब आप किसी भी तरीके से ईंधन जल रहा होता है। सबसे बड़ा जो कारण होता है वो व्हीकल्स होते हैं, यानी कि जो वाहन होते हैं, उसके अंदर जब पेट्रोल या डीजल बर्न करता है तो उसके अंदर से जो गैसेस निकलती हैं ऑक्साइड के फॉर्म में, उसमें ही एक गैस होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, उसके अंदर या कार्बन डाइऑक्साइड की कैपेसिटी क्या होती है कि जो टेम्परेचर है किसी जगह का उसको वो बढ़ाती रहती है। तो हमने अपने एग्जिस्टेंस के लिए क्या किया, बहुत ज़्यादा ईंधन जो है उसको बर्न किया, जिससे जो दूसरे क्रिएचर्स हैं या जो एनिमल्स हैं वो भी उनको भी हार्म हुआ। और दूसरी चीज़, एक परत बना दी है जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से औसत वैश्विक तापमान को बढ़ा रही है, यानी कि धीरे धीरे बहुत मिनिमल इंक्रीमेंट हो रहा है किसका, टेम्परेचर का, और जिसको एक टर्म दिया जाता है जिसको बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण कौन है? कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ मानव है, जिन्होंने दूसरे जानवर जो हैं उनका भी हिस्सा मार रखा है, उनको भी जिंदा रहने नहीं दे रहे, साथ ही साथ अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट ऑफ आवर टाइम। जलवायु परिवर्तन हमारे समय की सबसे तीखी पर्यावरणीय बहसों में से एक है। डिबेट, बहस, यानी कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कशन होते हैं, लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं या कोशिश करते हैं लोगों को अवेयर करने की। तो सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं कि जो डिस्कस किया जाने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? क्लाइमेट चेंज है। विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली? और एक क्लाइमेट चेंज का एक पार्ट, क्या पश्चिमी अंटार्कटिका की एक बर्फ की चादर पूरी तरह पिघल जाएगी? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट टू बी डिस्टरप्टेड? क्या गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धारा बाधित हो जाएगी? ये भी एक हिस्सा या एक सवाल किसका है? क्लाइमेट चेंज का। और अगर इसका जवाब देखें तो जिस तरह से हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या खपत कर रहे हैं ईंधन की या जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन दोनों सवालों का जवाब क्या है कि बिल्कुल हो जाएगा कि आइस शीट जो है वो भी मेल्ट हो जाएगी और जो गल्फ स्ट्रीम के ओशियन करंट है वो भी बाधित होंगे। Will it be the end of the world as we know it? Maybe, maybe not. क्या यह दुनिया का अंत होगा जैसा कि हम जानते हैं? शायद या शायद नहीं। Either way, Antarctica is a crucial element in this debate, not just because it's the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect. किसी भी तरह से अंटार्कटिका इस बहस में एक महत्वपूर्ण तत्व है, यानी कि जब क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट आती है वो क्या है? अंटार्कटिका है। ना केवल इसलिए कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ कभी मानव आबादी नहीं रही, उसका भी कारण है कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ
बर्फ है, दूर दूर तक बर्फ है और इतना कम तापमान रहता है कि वहाँ मानव आबादी रह नहीं सकती, जो उसके लिए एक प्लस पॉइंट है और इसलिए यह इस संबंध में अपेक्षाकृत प्राचीन बना हुआ है. But more importantly, because it holds in its ice cores 500,000 years old carbon records trapped in its layers of ice. बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी बर्फ की परतों में 5 लाख साल पुराने कार्बन रिकॉर्ड दबे हुए हैं. यानी कि कोई भी पुरानी चीज़ जो मिलती है हमें और हम कैसे पता करते हैं कि वो कितनी पुरानी है, तो कार्बन डेटिंग की जाती है. कार्बन डेटिंग एक प्रक्रिया होती है कि उस पर कार्बन कितने समय से जमा हुआ है. तो कार्बन की जो एज पता कर लेते हैं तो उस चीज़ की एज पता चल जाती है. तो एंटार्क्टिक में क्या है कि उस बर्फ में 5 लाख साल पुराने कार्बन के रिकॉर्ड हैं. तो इस वजह से भी जो एंटार्क्टिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है. If we want to study and examine the Earth's past, present and future, Antarctica is the place to go. अगर हम पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन और परीक्षण करना चाहते हैं तो एंटार्क्टिका की ही वह जगह है जहां हमें जाना चाहिए. अब देखिए अतीत के बारे में कैसे 5 लाख साल पुराने तक का वहां पे रिकॉर्ड है, यानी कि कार्बन मौजूद है, जिससे कि हमें अतीत यानी कि पास्ट पता चलेगा. प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, वर्तमान कैसे हमें पता चलेगा कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है या किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट कर रही है. और फ्यूचर, भविष्य यानी कि भविष्य कैसे पता चलेगा, जिस तरह से हम अभी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को और जिस तरह अर्थ का तापमान बढ़ रहा है वैसे ही बढ़ता रहेगा तो एंटार्क्टिक क्या होगा, पिघलना स्टार्ट करेगा, जो कि पिघल रहा है अभी भी, और हमने कंट्रोल नहीं किया तो फ्यूचर क्या होगा, शायद अर्थ खत्म भी हो जाए. तो तीनों चीज़ों का जवाब अगर हमें चाहिए तो कहाँ जाना चाहिए, एंटार्क्टिक जाना चाहिए. Students on ice, the program I was working with on the Soklaski aims to do exactly this by taking high school students to the end of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. तो जिस प्रोग्राम का वो हिस्सा है उसका क्या नाम है, स्टूडेंट्स ऑन आइस. स्टूडेंट्स ऑन आइस जिस कार्यक्रम में मैं सोक्लास्की में काम कर रहा था, यानी कि उस शिप के बारे में बात कर रहे हैं वो, उसका उद्देश्य हाई स्कूल के छात्रों को दुनिया के कोने कोने तक ले जाकर उन्हें प्रेरणादायक शैक्षिक अवसर प्रदान करना है जो उन्हें हमारे ग्रह के प्रति एक नई समझ और सम्मान विकसित करने में मदद करेंगे. यानी कि ये प्रोग्राम कितना यूज़फुल है. हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं यानी कि यंग स्टूडेंट्स हैं और आगे जाके उन्हीं के हाथ में चीज़ें होंगी, तो उनको ले जा करके जब हकीकत में ये पता चलेगा वास्तव में कि क्लाइमेट चेंज किस तरह असर कर रहा है, तो वो शायद इसको बचा पाएँ और जो ज़रूरी सम्मान का हकदार है हमारा अर्थ, वो उन्हें प्रदान कर सके. It's been in operation for 6 years now, headed by Canadian Geoff Green, who got tired of carting celebrities and retired. Rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. यह 6 वर्षों से चल रहा है. जो स्टूडेंट्स ऑन आइस वाला प्रोग्राम है, कब से चल रहा है, 6 वर्षों से चल रहा है, जिसका नेतृत्व कनाडा के जियोफ ग्रीन कर रहे हैं. कौन कर रहे हैं, नाम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जियोफ ग्रीन, जो मशहूर हस्तियों और सेवानिवृत्त धनी जिज्ञासु लोगों को अपने साथ ले जाते लेते थक गए थे, जो केवल सीमित रूप से ही कुछ दे सकते थे. With students on ice, he offers the future generation of policymakers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act. Student on ice के साथ वह नीति निर्माताओं की भावी पीढ़ी को एक ऐसा जीवन बदल देने वाला अनुभव प्रदान करते हैं जो उस उम्र में होता है जब वे अवशेषित करने, सीखने और सबसे महत्वपूर्ण रूप से कार्य करने के लिए तैयार होते हैं. यानी कि जो यंग जनरेशन अगर उन्हें लेकर के वो जाएंगे तो शायद कुछ वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं और साथ ही साथ उन्हें अंदाज़ा लगेगा तो वो ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे कि अर्थ को बचाया जा सके. The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. यह कार्यक्रम इतना सफल इसलिए है क्योंकि दक्षिणी ध्रुव के आसपास कहीं भी जाना और उससे प्रभावित ना होना असंभव है. यानी कि आप जाएंगे तो आप अफेक्ट होंगे ही होंगे. It's easy to be blase about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude, but when you can visibly see glaciers retreating
and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. अपने अपने अक्षांश और देशांतर के आरामदायक क्षेत्र में बैठे हुए, अक्षांश और देशांतर यानी कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जोग्राफिकल टर्म में उन्होंने बोला कि अपने घर में बैठ करके, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दो लाइंस होती हैं, एक वर्टिकल होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जिससे हमें पता चलता है किसी पर्टिकुलर जगह की लोकेशन। तो उन्होंने क्या बोला, अपने रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतर दोनों मिलेंगी और आपका घर का पता चल जाएगा या जगह पता चल जाएगी। वहाँ बैठ करके आरामदायक क्षेत्र में बैठे हुए ध्रुवी हिमखंडों के पिघलने के बारे में उदासीन होना आसान है कि आपने देखा नहीं, आपने कुछ सुना और आपने अपना दुख व्यक्त कर दिया या आप उदास हो गए कि हाँ ये तो गलत हो रहा है, हमें से बचाना चाहिए। लेकिन जब आप देखते हैं, लेकिन जब आप ग्लेशियरों को पीछे हटते और बर्फ की शेल्फों को ढहते हुए स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो आपको एहसास होने लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बहुत वास्तविक है। ये देखिए, ये बर्फ का हिस्सा आप देख पा रहे होगे कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो पीछे की ओर जा रहा है, पानी में बदल रहा है और पिघल रहा है। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका गया या उसके रेट को कम नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं कि जैसे डायनासोर्स एक्सटेंड कर गए वैसे ही ह्यूमंस भी एक्सटेंड कर जाएंगे और ये जो जितना भी ग्लेशियर्स है वो सारा पानी में बदल जाने वाला है। Antarctica, because of her simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. अंटार्कटिका अपने सरल पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता की कमी के कारण, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी क्या होता है कि जो वहाँ पे फ्लोरा और फौना होता है उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो अंटार्कटिक अगर आप जाते हो तो वहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, तो बहुत ज़्यादा ना आपको पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, ना बहुत ज़्यादा जानवर या एनिमल्स देखने को मिलते हैं। यह अध्ययन करने के लिए एक आदर्श स्थान है कि पर्यावरण में छोटे छोटे बदलाव के कितने बड़े परिणाम हो सकते हैं। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain. सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन को ही ले लें, समुद्र की वह घासें जो पूरे दक्षिणी महासागर की खाद्य श्रृंखला को पोषण और पोषण प्रदान करती है। ये फाइटोप्लैंक्टन है, आप इसे देख पा रहे होगे, ये बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इनका रोल बहुत ज़्यादा होता है क्लाइमेट में। क्या करते हैं ये? These single-celled plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important of process called photosynthesis. यानी कि photosynthesis की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा होने में बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। और कैसे होते हैं? सिंगल शेल्ड यानी कि एक कोशिकीय, यह एक कोशिकीय पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग कार्बन को आत्मसात करने और कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषित करने के लिए करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण नामक अद्भुत और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया करती है। इनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। ये जो है आपका माइक्रोस्कोपिक व्यू है। Scientists warn that a future depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region and the global carbon cycle. In the parable of the phytoplankton, there is a great metaphor for existence. Take care of the small things and the big things will fall into place. वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि ओजोन परत में और अधिक कमी फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियों को प्रभावित करेगी। ओजोन परत, ये अगर आप यहाँ देखोगे, ये ओजोन लेयर होती है अर्थ पे। अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको दिखाई देगी ओजोन लेयर, यानी कि दिखाई नहीं देगी लेकिन आप पता करेंगे तो ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर का क्या काम होता है? जो हार्मफुल यूवी रेस आ रही होती है सूरज से नीचे की ओर, तो उसका जो सबसे ज़्यादा दिक्कत पहुंचाने वाली चीज़ें होती हैं उनको वो रोक लेती है। यूवी रेस को वो रोकती है और जो सूरज की वो रोशनी नीचे आने देती है जो हमारे लिए उतनी हार्मफुल ना हो। लेकिन धीरे धीरे जो क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन हो रहा है, उसके कारण ओजोन लेयर धीरे धीरे डिप्लीट कर रही है, यानी कि ख़त्म हो रही है। और पूरी तरह अगर वो ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा? फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियों को प्रभावित करेगी, जिसका प्रभाव इस क्षेत्र के सभी समुद्री जानवरों और पक्षियों के जीवन और वैश्विक कार्बन चक्र पर पड़ेगा। समुद्री जानवरों यानी कि मरीन एनिमल्स, बर्ड्स, वैश्विक कार्बन यानी कि जो कार्बन साइकिल है, कार्बन साइकिल कार्बन को जो मैनेज करते हैं उस पर असर पड़ेगा। फाइटोप्लैंक्टन के दृष्टांत में अस्तित्व के लिए एक महान रूपक है। छोटी चीज़ों
का ध्यान रखें और बड़ी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। यानी कि अगर आप छोटी चीज़ें जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन या जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हैं उनको कंट्रोल करना है, लिमिट करने के पीछे अगर आप जाएंगे तो जो इन्वायरमेंट में बहुत बड़े बदलाव या बहुत बड़े गलत बदलाव हो रहे हैं वो शायद किसी तरह कंट्रोल किए जा सकते हैं। वॉक ऑन दी ओशियन, अब थोड़ा सा वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि उन्हें कैसा फील हुआ या क्या क्या चीज़ें उन्होंने देखी। माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एफिशिएंसीज बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द एंटार्क्टिक सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ। मेरा एंटार्क्टिक का अनुभव ऐसे ही कई अनुभवों से भरा था, लेकिन सबसे अच्छा अनुभव अंटार्कटिका सर्कल से ठीक पहले 65.55 डिग्री दक्षिण में हुआ। The Sokolsky had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. Sokolsky प्रदीप और टैडपोल द्वीप के बीच बर्फ के एक मोटे सफेद हिस्से में फंस गई थी, यानी कि जो उनकी शिप थी वो क्या था, फंस गई थी, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा था। The captain decided we were going to turn around and head back north. But before we did, we were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean. कप्तान ने फैसला किया कि हम वापस मुड़कर उत्तर की ओर चलेंगे। यानी कि जब वो आगे जाने की कोशिश कर रहे थे तो नहीं जा पा रहे, तो उनका जो कैप्टन था उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि वो वापस जाएंगे, लेकिन ऐसा करने से पहले हम सभी को गैंगप्लैंक से नीचे उतरने और समुद्र पर चलने का निर्देश दिया गया। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस। तो कितने स्टूडेंट्स गए थे इसका नंबर यहाँ रिवील होता है, 52 बच्चे थे। kitted out in Gore-Tex and glares, walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever. तो हम वहाँ थे, हम सभी 52 लोग गोर-टैक्स और चकाचौंध से सजे एक ऐसी सफ़ेदी पर चल रहे थे जो हमेशा के लिए फैली हुई लग रही थी। हमेशा के लिए, या जहाँ तक उनकी नज़र जा रही तो उन्हें सिर्फ सफ़ेद बर्फ ही बर्फ दिख रही थी। इस वजह से उन्हें ऐसा लगा कि हर जगह या जितनी भी जगह है वहाँ सिर्फ ये सफ़ेदी ही फैली है, सफ़ेदी और कुछ नहीं, बर्फ़ के बारे में वो बोल रहे हैं। अंडरनीथ आवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर। हमारे पैरों के नीचे 1 मीटर मोटी बर्फ़ की परत थी और उसके नीचे 180 मीटर तक जीवित सांस लेता खारा पानी। In the periphery, cremator seals were stretching and sunning themselves on ice floes much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. परिधि में क्रेबेटर सील बर्फ के टुकड़ों पर खिंची और धूप सेक रही थी, ठीक वैसे ही जैसे आवारा कुत्ते बरगद के पेड़ की छाया में करते हैं। क्रेबेटर सील्स वहाँ पे एक आप कह सकते हैं क्रिएचर या सील होती है, वो क्या कर रही थी, बर्फ सेक रही थी। कैसे? जैसे कि जो आवारा कुत्ते होते हैं वो बनियान ट्री के नीचे या जो बरगद का पेड़ होता है उसकी छाया में बैठे रहते हैं। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रिवलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। यह किसी रहस्योद्धा घटन से कम नहीं था, सब कुछ वास्तव में जुड़ा हुआ था। 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर इन मेनी इकोस्फेयर्स लेटर आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लानट। 9 समय क्षेत्र, 6 जांच चौकियाँ, 3 जल निकाय और कई पारिस्थितिक तंत्रों के बाद भी मैं अभी भी हमारे ग्रह पर संतुलन की सुंदरता के बारे में सोच रहा था। हाउ वुड इट बी इफ एंटार्क्टिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी। कैसा होगा अगर एंटार्क्टिका वह गर्म जगह बन जाए जो वह कभी हुआ करती थी। यानी कि जब वो गोंडवाना प्लेन्स का हिस्सा थी तो क्या था, गर्म था, तो वो इमेजिन कर रहे हैं कि फिर से वैसा हो जाए। यानी कि जहाँ अभी बर्फ है सिर्फ और ठंडा वातावरण है, वहाँ फिर से गर्मी हो जाए तो कैसा होगा। विल वी बी अराउंड टू सी इट और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, मैमथ्स एंड वूली राइनोस। क्या हम इसे देखने के लिए मौजूद होंगे। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग अगर पूरी तरह एक्वायर कर ले और जितनी बर्फ़ है वो सब पिघल जाए, पिघलने के साथ ही उसी तरह हो जाए जिस तरह वो पहले थी, यानी कि गर्म हिस्सा, तो क्या हम उसे देखने के लिए ज़िंदा होंगे या जैसे डायनासोर, मैमथ और ऊनी गेंडे की राह पर चले जाएंगे, यानी कि एक्सटेंट हो गए। ऐसा लगता ही नहीं कि कभी वो इस दुनिया में या इस अर्थ पे थे। Who's to say, कौन कहेगा। But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world,
all I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes. लेकिन 2 हफ्ते उन किशोरों के साथ बिताने के बाद जिनमें अभी भी दुनिया को बचाने का आदर्शवाद है, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि लाखों सालों में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक दिन कितना फर्क ला देता है। यानी कि लाखों सालों में तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर एक दिन का भी अगर हम सही तरह इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत बड़ा डिफरेंस या अंतर पैदा कर सकता है। ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।